तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था जो साइरस होता है वो अपने सभी साथियों के साथ उस बॉस के रूम में एंटर कर जाता है। और वह पहुंचते वो लोग देखते जो नाइसामा होता है वो वहाँ पे एक डीमन गॉड के रिचुअल को परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन उतने में जो साइरस होता है वो तुरंत ही जाके नाइसामा के ऊपर हमला कर देता है। मगर जो नाइसामा होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो एक ही झटके में वहाँ पे साइरस और उसके बाकी के जितने भी साथी होते हैं उन सभी को पूरा डिफीट कर देता है। और फिर वो सब देख के जो आरिस होता है वो तुरंत ही जाके नाइसामा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो नाइसामा होता है वो तुरंत ही उसके अटैक को ब्लॉक करके बोल रहा होता है ये कौन है, ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। लेकिन इतना बोलते हम देखते जो आइरिस होता है वो तुरंत ही भाग के उस डीमन ब्लड को हासिल करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे वो उसके पास पहुंचता है उसका जो बैरियर होता है वो उसको हवा में उड़ा देता है। और वही देख के नाइसामा बोलता है जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ तब तक कोई भी मेरे इस बैरियर के अंदर नहीं जा सकता है। और यही सुन के आइरिस जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वो अपने साइड में देखता है वहाँ पे साइडल को जो कि आइरिस से बोल रही होती है प्लीज नाइसामा को ये मत बताने कि मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ। और इतना सुनते ही हम देखते वहाँ पे जो टायर और बेला होते दोनों के ऊपर नाइसामा ने हमला करके उन दोनों को घायल कर दिया होता है। और वो देखने के साथ ही जो आइरिस होता है वो तुरंत ही भाग के नाइसामा की तरफ जा रहा होता है उन दोनों को बचाने के लिए। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसका एक नया स्किल अनलॉक हो जाता है जिसमें उसको बहुत सारे नए नए वेपन्स मिल जाते हैं। लेकिन उतने में दूसरी साइड हम देखते जो नाइसामा होता है वो तुरंत ही अपने हाथ से बेला को दबोचने वाला ही होता है कि उतने में सामने टायर आके उसको रोकता हुआ बोल रहा होता है बेला मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब वो सुन के बेला जवाब देती नहीं मैं भाग नहीं सकती हूँ, मेरा पाँव टूट गया है, तो फिर तुम यहाँ से भाग जाओ वो भी मेरे बिना। और वो देखने के साथ ही जो आइरिस होता है वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है इन सबको स्किप करो, मैं यहाँ पे इन सभी को बचाना चाहता हूँ। तो फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारा ये बकवास सुनने के लिए यहाँ पे। लेकिन ये सुन के उसका सिस्टम बोलता है प्लीज होस्ट जल्दी से अपना कार्ड चुनिए। इतना सुनते जैसे आरिस वहाँ से कार्ड चुनता है हम देखते उसके हाथ में एक बहुत ही पावरफुल सा स्वॉर्ड आ जाता है। और ये जो स्वॉर्ड होता है ये एक डिवाइन एक्सप्लोडिंग गारमेंट स्वॉर्ड होता है। और इसी को लेके तुरंत ही जाके जो आइरिस होता है नाइसामा के ऊपर हमला करता हुआ बोलता है ये लो मेरे नए वेपन को तुम ट्राई करो। और इतना बोलते जैसे वो हमला करता हम देखते नाइसामा तुरंत ही उसके स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है ही तुम तो मेरे जाल में फंस गए और ये लोग तो बस मेरे चाह रहे थे, मैं इनको टारगेट नहीं कर रहा था बल्कि मेरे फोकस तो तुम्हारे ऊपर था, तुम कॉकरोच। तो फिर चलो अब मैं भी देखता हूँ कितने क्लोज डिस्टेंस से तुम मेरे अटैक को कैसे डॉज करते हो। और इतना बोलते जैसे वो आइरिस के ऊपर अटैक करता है आइरिस भी अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक करता हुआ बोलता है मेरे को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो तुम। आप होते में नाइसामा दोबारा से बोल रहा होता है तुमने अपना पूरा स्ट्रेंथ ला के मेरे ऊपर हमला करा लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हाथ में बस थोड़ा सा खरोच आया है और यहाँ तक कि एक खून का बूंद भी नहीं निकला मेरे हाथों से। तो फिर यही डिफरेंस है वो भी एक मॉन्स्टर और ह्यूमंस के बीच में। लेकिन इतना बोलते बोलते जो आइरिस होता है वो तुरंत ही वहाँ पे नाइसामा के कपड़ों को फाड़ देता है। और वो देखे जो नाइसामा होते वो शर्माते हुए बोलती है वो तो है कि मेरे सारे कपड़े कहाँ गायब हो गए अचानक से। और वो देखने के बाद बेला और टायर दोनों जने ही बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं। लेकिन साइड में जो आइरिस होता है उसके भी नाक से किसी परवर्ट की तरह खून निकल रहा होता है। वो बोल रहा होता है ये मॉन्स्टर तो सही में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और होते में उसको सिस्टम जो होता है उसको बता रहा होता है ये जो डिवाइन स्वॉर्ड है इसके एक ही स्ट्राइक से जो अपोनेंट है उसके सारे कपड़े अचानक से गायब हो जाते हैं एक्सप्लोड होके। अब सारे कपड़े गायब होने के बाद और अपोनेंट को नेकेड करने के बाद तुम्हारा अल्टीमेट मूव डिवाइन स्वॉर्ड डेसेंट का इस्तेमाल कर पाओगे। अब हम देखते हो नाइसामा होती है वो खुद को ढकते हुए बोल रही होती है तुम फिल्थी ब्लास्टर्ड, तुम में तो जरा से भी शर्म नहीं है, तो फिर उसी वजह से मैं तुमको तुरंत ही यहाँ पे खत्म कर दूंगी। लेकिन इतना सुनने के साथ जो आइरिस होता है वो दोबारा से ही जाके अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो नाइसामा होती है वो तुरंत उसके अटैक को डॉज कर लेती है। अब वो देखे जो आइरिस होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है जब मैंने इसके ऊपर पहले अटैक करा था वो भी इसके पाम के ऊपर, तब इसके जो टॉप का हिस्सा था वो पूरी तरीके से ओपन हो गया था। और अगर इस चीज को मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो मेरे को उसी सेम चीज को दोबारा से एक बार करना होगा और उसने जो नीचे में रोप पहन के रखा है उसको भी मैं तुरंत ही गायब कर सकता हूँ जैसे मैं उसके पाव के ऊपर अटैक करूंगा तब। और फिर उसके तुरंत बाद ही मैं उसके फेस मास्क को भी नॉक ऑफ कर दूंगा और फिर उसके तुरंत बाद ही मैं अपने अल्टीमेट मूव को ट्रिगर करके उसको तुरंत ही वहाँ पे खत्म कर दूंगा। तो फिर अब मेरे को बस इतना सा करना है कि मेरे को उस बॉस के पास जाके लगातार ही अपने स्विफ्ट अटैक का इस्तेमाल करना होगा। तो फिर मैं श्योर हूँ कि वो मेरे से बच के यहाँ से नहीं निकल पाएगी और फिर उसके बाद मैं तुरंत ही उसके ऊपर हिट कर दूंगा। और मैं सोचने के साथ ही उसका सिस्टम उसको बता रहा होता है अभी के तुम्हारे करंट बॉडी के स्टेटस के साथ तुम 6 बार बॉडी स्विफ्ट स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन उसके बीच में भी तुम्हें 10 सेकंड का कूल डाउन मिलेगा। अब वो देखते आजिज बोलते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है
तो फिर मैं तुरंत ही जाके ट्राई करके देखता हूँ उसको। इतना सोचने के साथ ही वो बड़े स्पीड में जाके नाइसामा के पाव को टारगेट करके जैसे ही हमला करता है, नाइसामा तुरंत ही हवा में उछल के उसके अटैक को डॉज कर लेती है। अब वो देख के आयरिस भी परेशान होकर बोल रहा होता है, शिट यार मैं दोबारा से ही मिस कर गया। और फिर होते में जो नाइसामा होती है वो भी मन ही मन सोच रही होती है, ये ब्लास्टर मेरे पाव के ऊपर तब से टारगेट क्यों करे जा रहा है और इसने तो मेरे ऊपर के कपड़ों को गायब कर दिया है, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि मेरे नीचे के भी रोप को गायब करना चाहता है। इतना सोचने के साथ ही जैसे आरिस दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है, जो नाइसामा होती है वो बड़े गुस्से में बड़े ही तेज कर लात मार देती है आरिस के मुंह पे। और वो लात खा के आरिस दूर हवा में उड़ता हुआ जा ही रहा होता है कि उतने वो अपने स्वॉर्ड की मदद से दोबारा से अपने पाँव में खड़े हो जाता है। और फिर वो वहाँ पे गुस्से के मारे बोल रहा होता है, फुराज अभी तो मेरे को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और इसने तो लगभग मेरे नाक की हड्डी को तोड़ ही दिया था अभी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ भी नहीं है, वो भी उस दर्द के सामने जो कि उस पॉइजन की वजह से मेरा बॉडी धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। इतना बोलते वो दोबारा से नाइसामा की तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है, ये दर्द कुछ भी नहीं है उसके सामने। और फिर उसके तुरंत बाद जो आयरस होता है वो 5 से उल्टी गिनती शुरू कर देता है, वो भी अपने कूल डाउन को काउंट डाउन करने के लिए। और फिर होते में जैसे ही नाइसामा उसके ऊपर अपने लेजर से हमला करती है, आयरस उसके सारे लेजर को डॉज करता हुआ तुरंत ही जाके अपने बॉडी स्लैश अटैक से नाइसामा के ऊपर हिट कर देता है। मगर हिट करने के बाद वो बड़ी हैरानी के साथ देखता है कि जो नाइसामा होती है वो हवा में उड़ने लग जाती है और वो बोल रही होती है, मैं यहाँ से कभी भी भागने नहीं वाली थी ब्लास्टर्ड, और अगर मेरे अंदर डर नहीं होता कि मेरे जो टिलिटीज है वो एक्सपोज हो जाएंगे यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे और भी बड़े बड़े मूव्स का इस्तेमाल करती तुम्हारे खिलाफ। और तुम्हारे स्पीड को देखने के बाद तो मैं तुमको बहुत ही पहले वहीं पे तुमको खत्म करके राख बना देती। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते नाइसामा होती है वो तुरंत ही लेजर से दोबारा से हमला करने लग जाती है आयरस के ऊपर, लेकिन जो आयरस होता है वो भी बहुत ही स्पीड से पीछे की तरफ जाता हुआ नाइसामा के लेजर को डॉज कर रहा होता है, क्योंकि उसका जो कूल डाउन होता है वो खत्म नहीं हो रहा होता है। और वही देख के आयरस भी बड़े गुस्से में बोल रहा होता है, फुराज ये 10 सेकंड का कूल डाउन इतना ज्यादा लंबा क्यों लग रहा है मेरे को, तो फिर अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मेरे को सीधा ही जाके इसका सामना करना होगा। और न बोलते जो आयरिस होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड की मदद से नाइसामा के लेजर को डिफ्लेक्ट कर देता है, और फिर उसी चीज से इतना ज्यादा इम्पैक्ट निकलता है कि वहाँ पर टायर और बेला दोनों जने बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर टायर बोल रहा होता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, आयरस ने सीधा जाके उस बॉस के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन उसके पास जो ओवरऑल कॉम्बैट पावर है वो तो बस F रैंक का है, तो फिर ये सब कैसे कर पा रहा है। और यहाँ तक कि मैं एक B रैंक का हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलते दोबारा हम देखते हैं आयरिस को, जो कि वहाँ पे खुश होता हुआ सोच रहा होता है, इस स्वॉर्ड का जो एट्रीब्यूट है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इतना सोचते वो नाइसामा से बोलता है, ही अब तो मैं बहुत ही आसानी के साथ तुम्हारे सारे अटैक को काउंटर कर सकता हूँ और ऊपर से तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर सकता हूँ, तो फिर उसी वजह से तुम्हारे सारे अटैक बिल्कुल ही यूजलेस है मेरे खिलाफ। और इतना सुनते ही नाइसामा बोलता है, हाँ तुमने सही बोला, मैं यहाँ पे तुमको बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बड़ी आसानी के साथ वहाँ पे उस लड़की को खत्म कर सकती हूँ। और इतना बोलने के साथ ही जैसे ही नाइसामा अपने लेजर से बेलक के ऊपर हमला करने वाली होती है, उतने में आयरिस बड़े स्पीड में आके अपने स्वॉर्ड से हमला करके नाइसामा के लेजर के बीम के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, लेकिन जो नाइसामा होती है वो बोलती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो। और इतना सुनते है जो आयरिस होता है वो बड़े स्पीड में बेला की तरफ जाने लगता है उसको बचाने के लिए। और वही देख के जो नाइसामा होती है वो दोबारा से एम करते हुए बोल रही होती है, मूर्ख ह्यूमंस हमेशा से ऐसे करते हैं, वो भी हीरो बनने के लिए, और उसी वजह से जितने भी हीरोज होते हैं वो सारे के सारे पीछे से मारे जाते हैं, वो भी विलन से, और तुमको तो मैंने दोबारा ही मूर्ख बना दिया। और इतना बोलती नाइसामा तुरंत ही पीछे से लेजर को शूट कर देती है आयरिस के ऊपर। अब वो देख के जो आयरिस होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है, अभी बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, वो भी यहाँ से भागने के लिए, तो फिर बस मेरे पास एक ही रास्ता है। और इतना बोलते वो बेलक की तरफ देख के अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और फिर तुरंत ही अपने स्विफ्ट बॉडी स्लैश से बेला के ऊपर हमला कर देता है, और जिससे हम देखते हैं बेला के जितने भी कपड़े होते हैं सारे के सारे गायब हो जाते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद ही जो आयरिस होता है वो उन दोनों के सामने आके खड़े हो जाता है, और वो देख के जो नाइसामा होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है, फ्लकिंग हेल, इसने तो दोबारा से मेरे अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते हैं वो जो डेमन ब्लड होता है वो वहाँ पे उबलने लग जाता है, और वो देख के जो नाइसामा होती है वो बोलती है, मैं इतना ज्यादा खो गई थी वो भी इस बैटल में कि मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि मेरे को डेमन गॉड के ब्लड को वार्म करने के लिए और भी ज्यादा फायरवुड को देना होगा, तो फिर अगर मैंने तुरंत इस अल्टर के टेम्परेचर को मैनेज नहीं करा
तो फिर अभी तक मैंने जितना भी मेहनत करा होगा वो सारा का सारा एकदम वेस्ट चला जाएगा और फिर उसके बाद मेरे को और 100 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन होते हम देखते वहाँ पे बेला को, जो कि बहुत ही ज्यादा मधुश होकर बोल रही होती है, मेरे को इतना ज्यादा अजीब महसूस क्यों हो रहा है और मैं तो अंदर से बहुत ही ज्यादा गर्म महसूस कर रही हूँ अभी। और इतना बोलने के साथ ही जो बेला होती है वो तुरंत ही आयरस के मुंह को पकड़ लेती है और वो देख के आयरस बोल रहा होता है, बेला तुम ऐसे कैसे। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते हैं जो बेला होती है वो तुरंत ही अपने होठों को आगे करने लग जाती है, वो भी आयरिस को किस करने के लिए। मगर इससे पहले कि वो उसको किस करे, जो आयरिस होता है उसको अपने बचपन का फ्लैशबैक याद आ जाता है, जहाँ पे हम देखते जो बेला होती है वो 8 साल की होती है और वो उस टाइम वो बहुत ही ज्यादा बेकार दिखती है। और फिर उस टाइम आयरिस को बोल रही होती है, क्या हो गया, तुम मेरे को ऐसे छुप छुप के क्यों देख रहे हो, क्या तुम अभी मुझ जैसे सुंदर लड़की को किस करना चाहते हो क्या। लेकिन इतनी याद आने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही डर के मारे पीछे हट जाता है और वही सब देख के जो टायर होता है वो बेला को बोलता है, बेला क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो, अभी तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। और इतना सुनते जो बेला होती है वो भी सोच रही होती है, ये अभी मैं क्या कर रही थी, क्या मैंने खुद से इनिशिएटिव लेके आयरिस को अभी किस करने वाली थी क्या, लेकिन मैं तो अपने बॉडी के ऊपर जरा सा भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अभी। और इतना बोलने के साथ ही जो बेला होता है उसका मुंह शर्म के मारे बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। लेकिन होते में दूसरी साइड हम देखते हैं नाइसामा को, जो कि बोल रही होती है, अगर ये जो रिचुअल अभी फेल हो जाता है तो फिर मेरे को दोबारा से 100 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तो फिर उसी वजह से मैं इसको फेल नहीं होने दे सकती। और इतना बोलने के साथ ही जो नाइसामा होती है वो तुरंत ही वहाँ पे जितने भी मरे हुए मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को उठा के उस आग में फेंक देती है, वो भी उस रिचुअल को पूरा करने के लिए। और फिर वो बोल रही होती है, मेरे को किसी भी तरीके से इस डीमन गॉड के ब्लड को ड्राई करना ही होगा। और वही सब देख के जो आयरिस होता है वो भी बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है, ये क्या, वो तो उस डीमन गॉड के ब्लड को ड्राई कर रहा है वहाँ पे, तो फिर मेरे को किसी भी हालत में जाके उसको रोकना होगा। लेकिन ये जो बॉस है तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, उसी वजह से मैं बहुत ही मुश्किल से इसके ऊपर स्ट्राइक कर पा रहा हूँ। तो फिर अब बस मेरे पास एक ही रास्ता है कि मेरे को अपने पावर को उस हद तक बढ़ाना होगा जिसके बाद ये जो मॉन्स्टर ये बिल्कुल भी मेरे पावर को रोक ना पाए। आज ना बोलते हम देखते आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने पावर को चार्ज करता हुआ बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है, जल्दी से मेरे को अपने फाइनल मूव को अचीव करना होगा जिससे कि मैं एक ही झटके में इस मॉन्स्टर को यहाँ पे खत्म कर पाऊँ। लेकिन तो हम देखते वहाँ पे नाइसामा को, जो कि बोल रही होती है, मेरे को जल्दी से सारे फायरवुड को उसके अंदर डालना होगा और शायद इतना काफी रहेगा, वो भी इस अल्टर के टेम्परेचर को एकदम मैक्सिमम करने के लिए। मगर हम देखते जो आयरिस होता है वो तुरंत ही बेला के पास जाके बोल रहा होता है, बेला मेरे को तरीका मिल गया है, वो भी इस मॉन्स्टर को यहाँ पे डिफीट करने का, लेकिन उसके लिए मेरे को तुम्हारे मदद की जरूरत है। अब वो सुन के बेला बोलती है, हाँ बताओ क्या करना है मेरे को। आज ना सुनते आयरिस बोलता है, जब तक हम दोनों मिलके यहाँ पे किस हग या फिर थोड़ा सा समझ करेंगे तो फिर मेरा जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैं तुरंत उस बॉस को यहाँ पे डिफीट कर पाऊंगा। आज ना सुनते हम देखते तो टायर होता है वो शर्माता हुआ सोच रहा होता है, ये आदमी इतना ज्यादा वल्गर बातें कैसा कर सकता है, वो भी इतना ज्यादा सीरियस लुक लेके अपने फेस में। लेकिन उतने में जो आयरिस होता है वो बेला को बोल ही रहा होता है, मेरे को पता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुमसे बैक करता हूँ। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते तो टायर होता है वो तुरंत ही आके आयरिस के हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है, ये सब तो एकदम पागलपंती है, साफ साफ पता चल रहा है मेरे को कि तुम यहाँ पे बेला का एडवांटेज लेना चाहते हो और हम सभी लोग अभी एक बैटल के बीच में है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इतना खराब खराब चीजें सोच रहे हो क्या यहाँ पे, और तुम तो बहुत ही बड़े वाले परवर्ट हो। तो फिर ठीक है बेला, इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनो तुम, और इसके ऊपर भरोसा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो बेला होती है वो शर्माते हुए बोलती है, आयरिस मेरे को तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा है। और ये सुन के साइड में जो टायर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बेला होती है वो आयरिस को बोल रही होती है, ये मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग है, लेकिन मेरे को भी तुम गलत मत समझना, और मैंने बस इसलिए एग्री करा है क्योंकि मैं भी इस बॉस को यहाँ पे डिफीट करना चाहती हूँ, और ऊपर से मेरे अंदर कोई सा भी ऐसी अच्छा नहीं है तुम्हारे साथ ये सब करने का। इतना बोलती जैसी बेला दोबारा से किस करने के लिए जाती है आयरिस को, उसी वक्त जो आयरिस होता है उसको वापस से अपने बचपन याद आ जाता है, और वही इमेजिन कर करके जो आयरिस होता है वो तुरंत ही बेला को धक्का मार देता है। और फिर वो वहाँ पे डरता हुआ बोल रहा होती है, तो बहुत ज्यादा नजदीक था, मैं तो लगभग वहाँ पे मारा ही गया था। लेकिन उससे में जो बेला होती है वो सोच रही होती है, अभी आयरिस ने मेरे को धक्का क्यों मारा। लेकिन तो हम दोबारा से देखते हैं आयरिस को, जिसका जो स्टैट्स होता है वो सीधा 5000 प्लस हो जाता है, और वही देख के आयरिस सोच रहा होता है, शुक्रिया टायर का जिसकी वजह से ये हो पाया, और अब मेरे को बिल्कुल भी बेला के बॉडी को टच करने का जरूरत नहीं है, और न ही मेरे को दोबारा से उस बुरे सपने को याद करने की भी जरूरत है। और फिर आयरिस बेला को बोलता है, बेला जैसे कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है तुम्हारे लिए, तो फिर इस चीज को नहीं करते हैं हम, तो फिर अभी मैं जाके तुरंत इस बॉस को डिफीट कर देता हूँ यहाँ पे।
और इतना सुनते ही जो बेला होती है वो बोल रही होती है रुको 1 मिनट, तुम अभी भी उस बॉस को डिफीट नहीं कर सकते हो। और इतना बोलते ही जो बेला होती है वो आयरस को लुभाते हुए बोल रही होती है आयरस क्या तुमको अभी मेरी मदद की जरूरत नहीं है क्या। अब वो देखे जो आयरस होता है वो अपना मुंह बनाता है, वो बोलता है ना कोई भी जरूरत नहीं है मेरे को। और इतना बोलते आयरस तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। और वो देख के जो बेला होती है वो बहुत ज्यादा उदास होकर बोल रही होती है आयरस क्या तुमको सही में ही मेरी जरूरत नहीं है क्या। लेकिन तुम देखते पीछे जो टायर होता है वो भी सोच रहा होता है ये आयरस मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, उसी वजह से जो बेला है उसको ज्यादा इंटरेस्ट है उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इससे पूछना चाहता हूँ। लेकिन इतना बोलते तो वह सामने दिखाया जाता है आयरस को जो कि बड़े स्पीड में नाइसामा की तरफ बढ़ता हुआ सोच रहा होता है मेरे को अपने फिनिशिंग मूव को एक्टिवेट करने के लिए एक ही साथ में इसके हेड और लेग के ऊपर अटैक करना होगा। और उस टाइम तो मैंने लगभग ही हिट कर दिया था उस बॉस के पावर को, लेकिन अब जबकि मेरा पावर 5000 प्लस हो गया है तो अब बस मेरे को एक अच्छा सा मौका ढूंढना होगा मेरे बॉडी स्विफ्ट स्प्लैशेस के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तब बोलते हम देखते नाइसामा को जो कि अपने अल्टर के टेम्परेचर को चेक करते हुए बोल रही होती है ये अभी भी कनेक्टेड क्यों नहीं हुआ और इसका जो टेम्परेचर है वो अभी भी इतना ज्यादा लो क्यों है। तो फिर अगर मैंने जल्दी इसको यहाँ पे फिक्स नहीं करा तो फिर इसका जो टेम्परेचर है बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। तो फिर ठीक है अब मैं इन्फिनिटी ह्यूमंस का इस्तेमाल करूंगा, वो भी मेरे टेम्परेचर को और भी बढ़ाने के लिए। इतना सोचते वायरस के पास जाके बोल रहा होता है अब प्राउड फील करो तुम ह्यूमंस क्योंकि तुम मेरे इस अल्टर के लिए टेम्परेचर को बढ़ाने वाले हो, वो भी इसके लिए सेक्रीफाइस करके खुद को। और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेस है जो कि तुम कभी हासिल कर सकते हो। तो फिर अब टाइम आ चुका है मेरे फुल पावर को यहाँ पे अनलिश करने का। इतना बोलने के साथ ही जो नाइसामा होती है वो तुरंत ही अपने पूरे पावर को एक ही अटैक में इस्तेमाल करके तुरंत ही उसको आयरिस के ऊपर शूट कर देती है। लेकिन जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड की मदद से बड़े मुश्किल के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है वैसे वैसे उसका जो पावर कंजम्पशन होता है वो भी धीरे धीरे कम होता रहता है। मगर उसके थोड़ी देर बाद ही जो आयरिस होता है वो नाइसामा के अटैक को पूरी तरीके से कैंसिल कर देता है। लेकिन उतने में उसका जो सिस्टम होता है उसको बता रहा होता है होस्ट अभी अपने किसी भी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि उसका जो मैजिक वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। और ये देखने के साथ जो आयरिस होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है और वो बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वही देख के जो नाइसामा होती है वो भी बोल रही होती है तुम्हारा जो मैजिक पावर है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो फिर ये जो बैटल है ये अभी खत्म हुआ। और यही सुन के आयरस का हालत खराब हो ही रहा होता है कि उतने में पीछे से बेल आके तुरंत ही आयरस के मुंह को अपने मेलन्स के बीच में डाल देती है। आप वो बोल रही होती है मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि तुमको मेरी मदद की जरूरत है। और ये सब देख के हम देखते साइड में जो टायर होता है उसका दिल पूरा टूट जाता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं बेला को जो कि आयरस के कान में बोल रही होती है मैंने बचपन में तुमको बोला था कि मेरे दिल में कोई है, तो फिर उसी वजह से बचपन से मेरे दिल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इतना बोलते हम देखते जो आयरिस होता है उसका पावर बहुत ही स्पीड से वहाँ पे बढ़ने लग जाता है। और उसके तुरंत बाद ही जो उसका स्टैट्स होता है वो एक ही झटके में 27,500 हो जाता है और उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही तेज का रोशनी चमकने लग जाता है। और वो देख के जो नाइसामा होती है बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, इसके पास तो ज्यादा सा भी स्ट्रेंथ नहीं बचना चाहिए था, वो भी मेरे साथ यहाँ पे फाइट बैक करने के लिए। लेकिन ना बोलते दोबारा से हम देखते हैं उसको जिसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा निकल के आ रहा होता है। और वही देख के नाइसामा बोलती है मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता भले तुम अभी कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाओ क्योंकि तुम रहोगे मेरे सामने एक ह्यूमन ही, और तुम जितने भी ह्यूमंस होते हो हम मॉन्स्टर के सामने एक चींटी की तरह ही होते हो। और भले अब तुम मेरे ऊपर कोई सा भी अटैक क्यों ना करो मैं तुरंत ही तुम्हारे अटैक को डॉज कर लूंगी। लेकिन इसका इतना बोलते ही हम देखते जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने बॉडी स्प्लैश स्किल का इस्तेमाल करके तुरंत ही नाइसामा के बॉडी में कट मार देता है। और फिर हम देखते जो नाइसामा होती है उसका मास्क खुल जाता है और फिर उसके मुंह पे भी कट लग जाता है। और वही देख के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए अपने सारे पावर को एक साथ फ्यूज करके एक बहुत ही पावरफुल सा बड़ा सा सर्कल बना लेती है। और वो तुरंत ही उस सर्कल को आयरिस के ऊपर शूट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं आयरिस भी इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है कि वो अपने स्वॉर्ड के एक ही स्लैश में उस बड़े से पावर के स्पेयर को एक ही झटके में बीच से अलग कर देता है। और साथ में जो नाइसामा होती है वो भी डिफीट होकर नीचे जमीन में गिर जाती है। और वही देख के आयरिस बोल रहा होता है फाइनली मैं जीत गया। और इतना बोलने के साथ ही आयरिस तुरंत ही दौड़ के जाता है उस अल्टर के पास, वो भी उस डीमन ब्लड को हासिल करने के लिए। लेकिन जैसे वो उसके पास पहुंचता है वो देखता है वहाँ का जो बैरियर होता है वो अभी भी नहीं हटा होता है। और वो देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है और वो बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, अभी भी ये मैजिक एरे डीएक्टिवेट क्यों नहीं हुआ।
और इतना बोलते हम देखते पीछे जो नाइसामा होते वो दुआ से उठ जाती है और वो बोल रही होती है, अभी तक ये मत सोचो कि तुम यहाँ पे जीत गए हो और मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगी तुम जैसे फिल्थी ह्यूमंस को वो भी जाके उस डीमन ब्लड को छूने के लिए। और इतना सुनते जाहिर सोता बहुत ही गुस्से में उसको बोल रहा होता है, मैं 9 सेकंड के अंदर ही तुम्हें दुआ से ही ठिकाने पे लगा दूंगा। और इतना बोलते हो पीछे की तरफ देखते हो बोल रहा होता है, बेला इधर आओ। लेकिन ना बोलते हम देखते तो बेला होते वो नीचे जमीन में बेहोश पड़ी हुई होती है और उसका हालत भी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका होता है। और वही देखे जो नाइसामा होते वही बड़े गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मैं बिल्कुल भी वो सब नहीं करने दूंगी तुमको जो कि तुम करना चाहते हो, जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ तब तक तो नहीं। तो फिर चलो अब देखते हम दोनों में से मॉन्स्टर विजेता होता है या फिर तुम ह्यूमन विजेता होते हो। लेकिन इतना सुनने के साथ हम देखते जो आयरिस होता है वो तुरंत ही जाके वहाँ पे बेला और टायर को उठा लेता है और फिर उन दोनों को ही उठा के वो बड़े स्पीड में वहाँ से बाहर निकलने लग जाता है। और वो देख के नाइसामा ही बोल रहे होते, ये क्या, ये तो यहाँ से भाग रहा है ह्यूमन, ये तो सही में ही बहुत ही ज्यादा मूर्ख है। लेकिन इतना बोलते दुआ से हम देखते हैं आयरिस को जो कि अपने सिस्टम के मैप का इस्तेमाल करता हुआ वहाँ से स्पीड में निकलता हुआ बोल रहा होता है, मेरे को तुरंत ही यहाँ से जाके गिल्ड के हॉस्पिटल में जाना होगा। लेकिन इतना बोलते हम देखते हैं वहाँ पे नाइसामा की जो स्कॉर्पियन होते वो वहाँ पे तुरंत ही आयरिस के सामने आ जाती है उसको रोकने के लिए। मौत में जो बेला होती है वो आयरिस को बोल रही होती है, आयरिस तुम्हें मेरे को बचाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे छोड़ के मेरे को जा सकते हो। लेकिन इतना सुनते जो आयरिस होता है वो दुआ से अपने बचपन को याद करने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे बेला का मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो भी बस इसलिए क्योंकि वो बचपन में बहुत ही ज्यादा अगली देखती थी और उसी वजह से कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था और सभी मेरे को मना करते थे उससे बात करने के लिए। लेकिन मैंने बचपन में भी किसी का बात नहीं सुना। हे, गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ है और मैं एक लड़का हूँ और तुम एक लड़की हो, तो फिर उसी वजह से मैं डैड और क्या तुम मेरे साथ मॉम बन के खेलना पसंद करोगे। आतना बोलते वो बेला को हक करके बोल रहा होता है, मैं आपसे तुम्हारा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और यही सब याद करके हम देखते प्रेजेंट में जो आयरिस होता है वो एक ही झटके में उस स्कॉर्पियन वाले मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और फिर वो भागता हुआ बोल रहा होता है, बेला तुमको कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमको बचा के ही रहूंगा। लेकिन इतना बोलते दुआ से हम देखते नाइसामा को जो कि अपने अल्टर के पास खड़े होके बोल रही होती है, बस थोड़ा सा और मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकती वो भी इसके टेम्परेचर को और कम होने देना। तो फिर ठीक है, अब मैं खुद को ही सेक्रीफाइस करके अपने मकसद को पूरा करूंगी। इतना बोलने के साथ ही जो नाइसामा होती है वो खुद की बॉडी को उस आग के अंदर सेक्रीफाइस कर देती है और जैसे वो उस आग के अंदर कूदती है हम देखते वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और उसी ब्लास्ट से बचने के लिए जो आयरिस होता है वो तुरंत अपने बॉडी स्पेस का इस्तेमाल करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। मगर तब हम देखते जो नाइसामा होता है जैसा उसका बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है उस आग के अंदर। दूसरी तरफ जो आयरिस होता है वो बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है, ये क्या, मेरे जो एक्सप्लोडिंग गारमेंट डिवाइन स्वॉर्ड था वो अचानक से गायब कैसे हो गया। आतना बोलते उसका सिस्टम उसको बोल रहा होता है, तुम्हारा जो एनिमी था वो डिफीट हो चुका है, उसी वजह से तुम्हारा जो स्वॉर्ड है वो वापस से अपने सिस्टम के अंदर चले गया है, लेकिन अभी से 12 घंटे बाद तुम्हारा स्वॉर्ड वापस से तुम्हारे पास आ जाएगा। उतना देखने के साथ ही आयरिस बोल रहा होता है, अब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को क्योंकि मैं अभी एग्जिट के पास पहुंच चुका हूँ। और इतना बोलने के साथ ही आयरिस तुरंत ही एग्जिट से निकल जाता है। लेकिन उसी सेम टाइम में दूसरी तरफ हम देखते हैं साइरस और उसके बाकी के जितने भी बचे हुए साथी होते हैं उनको, जो कि बोल रहा होता है, कैप्टन साइरस हम लोग फाइनली वहाँ से बच के बाहर आ गए हैं। और इतना सुनते ही जो साइरस होता है वो भी मनी मन सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था, मैं तो लगभग मारा ही गया था वो भी उस अंडरग्राउंड डंजन के अंदर, लेकिन अभी मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, वो भी बस उस ब्लास्टेड आयरिस की वजह से और उसी की वजह से मेरा जो ड्रैगन स्केल आर्मर था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन शुक्र है कि वो वहाँ पे उस बॉस से मारा गया। लेकिन उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं आयरिस वहाँ पे बेला और टायर को लेके आ जाता है और उसको जिंदा देख के साइरस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को हाथ में लेके बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयरिस हम सबका पीछा करके वहाँ से बच के निकलने कहा, और तुमने उस टाइम मेरे ऑर्डर को नहीं माना था, तो फिर उसी वजह से टीम का कैप्टन होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुम अब एक्सपेडिशन टीम का मेंबर नहीं हो और उसी वजह से तुम अब मेडिकल रिसोर्सेज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो फिर उसी वजह से अब मैं खुद ही तुम्हें यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। और साइरस ये सब बकवास कर ही रहा होता कि उतने में जो आयरिस होता है वो तुरंत ही उसके मुंह पे लात मार के उसको नीचे जमीन में ढेर करता हुआ बोल रहा होता है, मेरे पास अभी बिल्कुल भी फालतू टाइम नहीं है वो भी तुम्हारे बकवास सुनने का। और वो देख के वहाँ के बाकी जितने भी साथी होते साइरस के वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लोग बोल रहे होते हैं, आयरिस अब तो तुम पक्का सी मरने वाले हो हमारे हाथों से।
लेकिन उतने में दूसरा वाला बोल रहा होता है जल्दी से हमारे कैप्टन को हॉस्पिटल लेके चलो, इनका हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। बहुत में दोबारा से सीन चेंज है तो हम देखते हैं साइडल को जो कि उस रिचुअल की तरफ देख के बोल रही होती है ना सामन उस टाइम समन क्यों करा जब उन्होंने तो खुद को ही उस रिचुअल के लिए सेक्रीफाइस कर दिया खुद को। लेकिन इतना बोलने के साथ ही हम देखते वहाँ पे जो रिचुअल होता है उसके अंदर से दो हाथ निकल के बाहर आते हैं और फिर उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक सा ऑरा निकल के आ रहा होता है और उसी ऑरा को महसूस करके जो साइडल होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बोल रही होती है इतना ज्यादा खतरनाक सा सेंसेशन क्यों हो रहा है मेरे को, और मेरे को तो पूरा ऐसा फील हो रहा है मानो मेरे बॉडी के अंदर हजारों सुई घुसा रहा है कोई। लेकिन इतना बोलने के साथ ही हम देखते वहाँ पे और एक डीमन आ जाती है जो कि नाइसामा के सेक्रीफाइस से वहाँ पे आया हुआ होता है और वो आने के साथ ही वो बोल रहा होता है ह्यूमन वर्ल्ड लो मैं वापस आ गया। और फिर होते बताया जाता है ये जो डीमन होते हैं ये असल में डीमन गॉड एजो टूट होता है और वही देखने के साथ ही साइडल होते बहुत ज्यादा घबराते हुए बोल रही होती है ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो फिर मेरे को तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा और ये जो अंडरग्राउंड वाला डंजन ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है तो फिर क्या ये काम नाइसामा का है? नहीं नहीं ये वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि जो स्ट्रेंथ मेरे को महसूस हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा है। तो फिर पक्का से ये काम तो इसी आदमी ने करा है जो कि मेरे भी सामने है। आज ना सुनते वो जो डीमन गॉड एजो होता है वो बोलता है तुम्हारा जो नाइसामा है वो मर चुका है तो फिर उसी वजह से मेरे को एक नए सर्वेंट की जरूरत है। और ये सब सुनने के बाद वहाँ बाकी के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सारे के सारे बोल रहे होते हैं क्या हम लोग यहाँ से भी भाग जाए या फिर हम लोग क्या करें। आज ना बोलने के साथ ही वो सारे के सारे मॉन्स्टर अपने घुटने टेक के डीमन गॉड एजो से बोल रहे होते हैं हम लोग आपका सर्वेंट बनना चाहते हैं और अब से हम लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतना सुनने के साथ ही वो जो डीमन गॉड एजो होता है वो तुरंत ही उन सारे मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है और वो बोल रहा होता है मेरे को यहाँ पे छोटे मोटे मिनियंस की जरूरत नहीं है। आज ना बोलते वो साइडल के सामने खड़े होकर बोल रहा होता है तुम तो मेरे को अच्छे नजर आ रहे हो तो फिर जल्दी से अपने सर को ऊंचा करके अपने मुंह को खोलो। आज ना बोलते ही जैसे साइडल अपने मुंह को खोलती है जो डीमन गॉड होता है वो तुरंत ही अपने हाथ से ब्लड निकाल के साइडल के मुंह में डाल देता है और फिर उस ब्लड को पीने के साथ हम देखते तो साइडल होती है उसको बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगता है। वो बोल रहा है ये अजीब सा सेंसेशन क्या है मानो मेरा जो बॉडी है वो अभी पूरी तरीके से हील हो रहा है। और वो देखने के साथ ही डीमन गॉड भी बोलता है अभी तुम अपने बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे होगे है ना और मेरे जो ब्लड है उसके अंदर पावर है वो किसी भी डिजीज को ठीक कर सकता है और साथ में तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है और ऊपर से तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें बहुत ही ज्यादा प्लेजर को ला सकता है। तो फिर ठीक है अभी अंधेरा होना स्टार्ट हो रहा है तो फिर अब तुम तुरंत ही जाके एक साफ रूम का इंतजाम करो मेरे लिए और फिर वहाँ पे मेरा इंतजार करो। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है हमको गिल्ड के हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है। वहाँ पे हम देखते एक एस रैंक का हीरो जिसका नाम डैरन होता है वो वहाँ पे साइरस को धोता हुआ बड़े गुस्से में बोल रहा होता है क्या तुमने अभी क्या बोला मेरे को तुम अपने मिशन में फेल्ड हो गए। और वो सुनकर साइरस होता है बोल रहा होता है ब्रदर मेरे को माफ कर दो लेकिन ब्रदर तुमको जल्दी से कुछ सॉल्यूशन को ढूंढना होगा अगर मैंने अपने पोजीशन को लूज कर दिया वो भी कैप्टन का और साथ में इन्वेस्टिगेशन टीम का भी तो फिर सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग चुप चुप के जितने भी गिल्ड के रिसोर्सेस है उनको चोरी कर रहे थे। आज ना सुनते डैन चिल्लाता हुआ बोलता है शट अप मेरे को पता है लेकिन तुमने अभी मेरे को ये बताया था कि टीम के अंदर ऐसा कोई था जो कि तुम्हारे ऑर्डर के खिलाफ चला गया है ना। अब वो सुन के साइरस बोलता हाँ ब्रदर तुमने सही बोला उसका नाम आयरिस है। अब वो सुन के डैन बोलता तो फिर ठीक है तुम्हारे फेलियर के जितने भी जिम्मेदारी है हम सब उसी के सर पे डाल देते हैं जिसके बदले में उसको उम्र कैद या फिर तुरंत ही इंस्टेंट डेथ मिल जाएगा। और ना बोलते दुआ से हम देखते हैं आयरिस को जो कि वापस उस डंजन में आ जाता है और वहाँ के वो उस अल्टर को देख के बोल रहा होता है ये क्या ये जो अल्टर था यहाँ पे ये पूरी तरीके से कोलैप्स कैसे हो गया लेकिन क्या वो एंटीडोट अभी भी वहीं पे है। आज ना बोलते जैसे आयरिस उसके पास पहुँचता वो देखता है वहाँ पे सब कुछ खाली हो चुका होता है लेकिन उतने में साइडल को दिखाया जाता है जो कि किसी रूम में बैठी हुई होती है और फिर उसके तुरंत बाद ही जो डीमन लॉर्ड एजो होता है वो उसको पीछे से आके पकड़ लेता है और फिर जो साइडल होती है वो बोल रही होती है प्लीज एजो सामा ऐसा मत करिए। इतना बोलते हुए चिल्लाते हुए बोल रही होती है मेरे को पीछे से कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस हो रहा है। इतना बोलने के साथ ही हम देखते जो एजो सामा होता है वो तुरंत ही साइडल के कान को काट के उसको लंबा बना देता है और फिर उसको तुरंत बाद हम देखते हैं जो एजो सामा होता है वो एक लड़की में बदल चुका होता है और फिर वो साइडल को बोल रही होती है क्या हो गया तुम्हें हग्स पसंद नहीं है क्या तुम्हें। लेकिन होते में जो साइडल होती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोल रही होती है एजो सामा आप अचानक से लड़की में कैसे बदल गए। लेकिन ये सुन के जो एजो सामा होता है वो बोलती है इतना सरप्राइज होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि रात में मैं अपने सारे ताकत को खो देती हूँ और फिर मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म लड़की में वापस बन जाती हूँ तो फिर उसी वजह से रात का टाइम तुमको मेरे को प्रोटेक्ट करना है और फिर तुम तुरंत ही उन सभी लोगों को खत्म कर देना जिन लोगों का इंटेंशन मेरे लिए बुरा हो।
और ध्यान रहे बिल्कुल भी ट्राई मत करना मेरे को जान से मारने का या फिर मेरे से भागने का, क्योंकि दिन के टाइम तुमने जो मेरा ब्लड पिया था उस ब्लड को मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर कभी भी डिसॉल्व कर सकती हूँ और फिर तुमको कभी भी खत्म कर सकती हूँ मैं। तो फिर उसी वजह से मैं जो सब कुछ भी बोलता हूँ सबको ध्यान से सुनना तुम। लेकिन इतना बोलते दोबारा से हम देखते आयरिस को जो कि एक एक करके वापस सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है। अब वो बोल रहा होता है ये रूम भी खाली है, लेकिन वो जो डीमन गॉड का ब्लड है वो भी यही कहीं होना चाहिए। तो फिर मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत उम्मीद बचा हुआ है। तो फिर सिस्टम जल्दी से मैप को ओपन करो, मैं इस डंजन के छोटे से छोटे कोने को भी चेक करना चाहता हूँ। मगर में दुआ से हम देखते हैं ऐसो सामा को जो कि बोल रही होती है मैं इस तरीके से चीजों को खत्म नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा जो दिल है वो हीरो गिल्ड में बस चुका है, लेकिन मैं अभी भी अपने पूरे कंप्लीट फॉर्म में नहीं हूँ। उसी वजह से मैं रात को ट्रांसफॉर्म होकर एक बहुत ही कमजोर ह्यूमन में बदल जाती हूँ, लेकिन दिन के टाइम में मैं अपने ट्रू डीमन गॉड के पावर को रिस्टोर कर लेती हूँ। और फिर उसके तुरंत बाद ही हम लोग तुरंत ही हीरो गिल्ड में जाएंगे और वहाँ जाके मैं अपने हार्ट को दोबारा से हासिल कर लूंगी। और फिर ऐसा करने के साथ ही इस पूरे दुनिया में जितने भी मॉन्स्टर होंगे, भले दिन हो या रात हो, वो सारे के सारे मेरे सामने घुटने टेकेंगे। लेकिन इतना बोलते बोलते साइडल होती है, उसको किसी का आवाज सुनाई देता है और वो आवाज सुन के वो एजो से बोलती है एजो सामा यहाँ पे कोई आ रहा है। तो फिर मैं तुरंत ही जाके उसको देखती हूँ। इतना सोने पीछे से एजो सामा बोलती है साइडल इस फाइट के दौरान तुम 5 किलोमीटर के अंदर पे ही रहना, क्योंकि अगर तुम मुझसे दूर गए तो फिर मैं ये सोच लूंगी कि तुम मेरे को छोड़ के यहाँ से भाग रहे हो और फिर उसके तुरंत बाद ही मैं तुम्हारे पूरे बॉडी को ही मेल्ट कर दूंगी। तो फिर क्या तुमको समझ में आया? अब वो सुन के साइडल भी बोलती है हाँ मैं समझ गई। इतना बोलते दोबारा से हम देखते हैं आयरिस को जो कि भागता हुआ बोल रहा होता है सामने लेफ्ट में जो रूम है बस वही बचा हुआ है, वो भी ढूंढने के लिए। तो फिर मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो जो डीमन ब्लड है वो वहीं पे होगा। आतना बोलती जैसे आयरिस उस दरवाजे के पास पहुंचता है, जो साइडल होती है छुप के तुरंत ही उसके ऊपर अपने पाव से हमला कर देती है, लेकिन जो आयरिस होता है वो भी बड़े स्पीड के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर तो मेरे साइडल होती है वो आयरिस को देख के बोल रही होती है ये तो दोबारा से ही वही डिस्गस्टिंग ह्यूमन है। मगर उतने में हम देखते वहाँ पे एजो सामा को जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रही होती है अचानक से मेरे बॉडी में इतना ज्यादा ट्विस्टेड फील क्यों हो रहा है मेरे को, और ये रिएक्शन तो तभी होता है जब मैं अपने हार्ट के बहुत ही ज्यादा क्लोज होती हूँ। और ना बोलते दोबारा से हम देखते साइडल को जो कि आयरिस से बोल रही होती है ना सामा मर चुके हैं, तो फिर तुम यहाँ पे दोबारा से किस लिए आए हो? तो फिर चलो जल्दी से जगह को छोड़ के वापस चले जाओ तुम, इससे पहले कि यहाँ पे सुबह हो जाए। इतना सुनते जो आयरिस होता है वो उसको बोल रहा होता है तुम्हारे बॉडी ने तो अच्छा खासा स्ट्रेंथ हासिल कर लिया है, वो भी मेरे साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए। तो फिर क्या तुमने उस मशरूम फ्लेवर को एंजॉय करा था क्या जो मैंने तुमको दिया था? और इतना सुनते जो साइडल होती है बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है और वो बोल रही होती है ना तुमने जो मशरूम दिया था वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग मशरूम था जो कि आज तक मैंने कभी खाया हो। मगर उसका जवाब सुन के जो आयरिस होता है वो बोल रहा होता है ओह तुम तो ब्लश कर रहे हो और तुम्हारा जो फेवरेबिलिटी है वो तो बहुत ही ज्यादा हाई है, वो भी मेरे लिए। और आयरिस की ये बात सुनते हम देखते हैं जो साइडल होते हैं तुरंत ही उसके ऊपर दोबारा से लात मारते हुए बोल रही होती है तुम यहाँ पे तो बस फालतू बातें कर रहे हो, अब मेरे अंदर कोई भी लाइकिंग नहीं है वो भी तुम्हारे लिए। और इतना बोलते जो साइडल होते बहुत ही तेज का लात मार देती है वो भी आयरिस के मुंह पे, लेकिन उसके बाद जैसे वो अपने पाँव के नीचे देखती है आयरिस वहाँ से गायब होकर तुरंत ही वहाँ से भाग के जाने लगता है। और वो देख के जो साइडल होती है वो सोच रही होती है मैं तो पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मैंने अपने पाँव से उसके ऊपर हमला करके उसको नीचे दबा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ से भाग गया। और इतना सुनते जो आयरिस होता है उसको बोल रहा होता है मेरे पास अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है वो भी करने के लिए, तो फिर उसी वजह से मैं वापस आऊंगा तुम्हारे साथ खेलने के लिए। और इतना बोलने के साथ जो आयरिस होता है वो तुरंत उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है और वो बोल रहा होता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो जो डीमन गॉड का ब्लड है वो इसी दरवाजे के उस पार है। आतना बोलते जैसे आयरिस उस दरवाजे को खोलने जाता है, दूसरी तरफ जो एजो होती है वो उस दरवाजे को खोल के आयरिस के सामने खड़ी हो जाती है। और फिर जो आयरिस होता है वो गलती से ही एजो के मेलन्स को पकड़ लेता है और वही देख के एजो तुरंत ही उसके हाथ को हटा के आयरिस के पास आके उसके बॉल्स को बहुत ही तेजी का दबाने लग जाती है। और फिर हम देखते जो आयरिस होता है वो दर्द के मारे वहाँ पे बहुत ही तेजी का चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उतने में जो एजो होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोल रही होती है ये क्या मेरा हार्ट, लेकिन ये इस ह्यूमन के इस बॉडी पार्ट में क्या कर रहा है? और उसके इतना बोलते बोलते जो आयरिस होता है वो तुरंत ही उसके हाथ को हटा के एजो को बोल रहा होता है जल्दी से अपने हाथों को हटाओ और अभी तुम ये क्या कर रहे थे? और इतना बोलने के साथ ही जैसे वो एजो को पकड़ता है उसका जो सिस्टम होता है वो उसको बताता है ये तुम्हारे सामने जो लड़की है यही तुम्हारा डीमन गॉड ब्लड है। और वो देख के जो आयरिस होता है वो भी हैरानी के साथ सोच रहा होता है ये क्या मेरा जो एंटीडोट है वो तो एक ह्यूमन में बदल गया है,
तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि इसका जो ब्लड है वही एंटीडोट है। और इतना सोचने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही एजो के हाथ में कट लगा के तुरंत ही उसके खून को सक करने लग जाता है। लेकिन उसका ब्लड सक करने के बाद भी हम देखते जो उसका सिस्टम होता है वो उसको बोल रहा होता है तुम्हारे बॉडी के अंदर का जो पॉइजन है वो अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है और तुम्हारे पास अभी 101 डेज का लाइफ स्पैन बचा हुआ है। और वो देख के जो आयरिस होता है वो बोल रहा होता है ये क्या इसका ब्लड भी इनफेक्टिव कैसे हो सकता है। और वो सुन के जो एजो होती है वो भी मनी मन सोच रही होती है जैसा कि मैं भी एक ह्यूमन में बदल गई हूँ अभी, तो फिर उसी वजह से मेरे बॉडी के अंदर का जो ब्लड है वो भी अभी इनफेक्टिव है। लेकिन इतना सोचते सोचते हम देखते हो साइड से जो साइडल होती है वो दोबारा से आके वहाँ पे आयरिस के ऊपर हमला कर देती है। और फिर उस हमले से हम देखते जो आयरिस होता है वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। और फिर जो एजो होती है वो आयरिस को देख के सोच रही होती है मेरा जो हार्ट है उसको तो सही में इस ह्यूमन ने एब्जॉर्ब कर लिया है और यहाँ तक कि वो तो ट्रांसफॉर्म होके इसके बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होके एसेंस में बदल गया है। तो फिर मैं अभी दोबारा से अपने पावर को रिगेन करना चाहती हूँ। तो फिर उसी वजह से मेरे को जबरदस्ती ही अपने पावर को मेरे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा और उसके बाद तुम्हारा जो बॉडी है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होके खून के नदी में बदल जाएगा। तो फिर यही पनिशमेंट है तुम्हारा मेरे पावर्स को इस्तेमाल करने का, वो भी मेरे परमिशन के बिना। लेकिन उतने में जो आयरिस होता है वो भी बोल रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं इसके बॉडी के अंदर के जो दूसरे लिक्विड्स हैं वही काम आएगा, वो भी एक एंटीडोट के तौर पे। लेकिन खैर छोड़ो, पहले मैं इसी को लेके यहाँ से चले जाता हूँ और फिर उसके बाद ही जाके मैं कुछ डिसाइड करूंगा। आत्मा बोलने के साथ ही जैसे ही आयरिस एजो की तरफ बढ़ने लग जाता है वहाँ पे एक दूसरी मॉन्स्टर आ जाती है जो कि आधा ह्यूमन और आधा स्पाइडर होती है। और फिर वो वहाँ आती बड़े खुश होकर बोल रही होती है लॉर्ड एजो सामा, मैं तो बहुत ही किलोमीटर दूर से आपके प्रेजेंस को महसूस कर सकती हूँ और जो सेंसेशन आया है मेरे बॉडी के अंदर वो भी आपके होने से वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जो बेल जिसको आपने मेरे गले में लटकाया था उसको तो मैंने आज तक भी नहीं खोला है। और उसके इतना बोलते में बताया जाता है कि ये जो मॉन्स्टर होती है इसका नाम बॉस गाना होती है। अब जो गाना होता है वो बोल रही होती है मैंने अपने लव को तुम्हारे लिए पहले प्रूफ कर दिया है, तो फिर उसी वजह से क्या मैं आपको अभी डिवोवर कर सकती हूँ क्या। लेकिन इतना बोलने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही एजो को वहाँ पे पकड़ के भागता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो वहाँ से निकलता हुआ सोच रहा होता है अचानक से ही एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर यहाँ पे अपेयर कैसे हो गया। तो फिर ठीक है, मेरे को सबसे पहले इसको किसी सेफ जगह पे लेके जाना चाहिए। आत्मा बोलती जैसे आयरिस उसको वहाँ से लेके निकल रहा होता है वो जो बॉस गाना होती है वो भी उसका पीछा करने लग जाती है और वो बोल रही होती है जल्दी से उसको मेरे हवाले कर दो तुम, और तुम ह्यूमन यहाँ से भागो मत। लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखते जो आयरिस होता है वो एजो को लेके उस मॉन्स्टर से बहुत ही दूर आ जाता है। और फिर होते में जो एजो होती है वो आयरिस से बोल रही होती है तुम मेरे को यहाँ पे किस लिए लेके आए हो। और वो सुन के आयरिस जवाब देता है वो जो हीरो जोन जेड है वहीं पे मेरा घर है। और ये सुन के जो एजो होती है वो मन मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोच रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि इससे मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है और जैसे दिन के टाइम पे मेरा पावर वापस आएगा मैं तुरंत ही अपने सारे अपोनेंट्स को खत्म करने लग जाऊंगी और तुम सारे के सारे हिसाब चुकता करोगे, वो भी मेरे हार्ट को बेचने के लिए। इतना सोचने के साथ ही जो एजो होती है वो नाटक करते हुए आयरिस से बोल रही होती है डियर हीरो, मेरे को एक बहुत ही भयानक से मॉन्स्टर ने कर्स कर दिया है, तो फिर अगर जल्दी मेरे को कोई ह्यूमन नहीं मिला वो भी मेट करने के लिए तो फिर मैं खत्म हो जाऊंगी। तो फिर उसी वजह से प्लीज डियर हीरो तुमको मेरे को बचाना ही होगा। आत्मा बोलने के साथ हम देखते हैं आयरिस के नाक से दोबारा से ही परवट की तरह खून निकलने लग जाता है। और फिर वो एजो से बोल रहा होता है मैं एक हीरो हूँ, तो फिर उसी वजह से मेरे को किसी का भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इतना सोचने के साथ ही जो एजो होती है वो दुआ से बोल रही होती है डियर हीरो मेरे को बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा है तो फिर प्लीज मेरे को बचाओ तुम। और इतना सुनते ही एरिस दुआ से सोच रहा होता है मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा सामना इतने ज्यादा शेमफुल चीज से हो गया है अभी, लेकिन अभी मेरे को अपना अंतरात्मा बता रहा है कि मेरे को इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो फिर मेरा जो रिलीजियस सोल है वो अंदर से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस करेगा। लेकिन एक हीरो होने के नाते मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता उन लोगों को जो कि मेरे से मदद मांग रहे हो वो भी अपने तकलीफ के लिए, तो फिर मैं ऐसे बैठे नहीं रह सकता अभी। तो फिर अब मैं खुद को ही सैक्रिफाइस करके तुमको बचाऊंगा, तो फिर अब मेरे को भी महसूस कर दो तुम्हारे अंदर का जो पेन है उसको। आत्मा बोलती जैसे वो अपने मुंह को आगे करता है उसको किस करने के लिए, जो एजो होती है वो मनी मन सोच रही होती है जैसे ही मैं इसके बॉडी के अंदर के एसेंस को एक्सट्रैक्ट करके अपने पावर को दोबारा से हासिल कर लेती हूँ, उसके तुरंत बाद ही मैं इसको यहीं पे खत्म कर दूंगी एक ही झटके में। लेकिन उसके इतना बोलते ही जो आयरिस होता है उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है और फिर वो एजो से बोलता है ये क्या है तुम्हारा पूंछ आगे की तरफ क्या कर रहा है। लेकिन इतना बोलते वो सोचता है एक मिनट रुको, पूंछ तो पीछे के साइड में होता है। और इतना बोलते आयरिस को समझ में आ जाता है कि वो कोई पूंछ नहीं
बल्कि वो तो एजो का औजार होता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही जो आयरिस होता है उसका पूरा ही होश उड़ जाता है और फिर वो एजो को पीछे ढकेलता और बोल रहा होता है दूर हटो मेरे से दूर हटो। और इतना बोलते वो उसको धक्का मार के डर के मारे पीछे आ जाता है और फिर वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सदमे में एजो को बोल रहा होता है वो क्या है, क्या तुम्हारे दोनों टांगों के बीच में कोई स्वाड है क्या। लेकिन इतना बोलते जो ऐसा होते वो दोबारा से ही आयरिस के पास आके बोल रही होती है बहादुर हीरो तुमने अभी प्रॉमिस करा था कि तुम मेरे को बचाने वाले हो। आतना बोलते वो सोच रही होती है दिन का टाइम भी स्टार्ट होने वाला है, उसी की वजह से मेरे बॉडी के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। आतना सोचने के साथ ही ऐसा दोबारा से बोलती है अब जबकि तुमने मेरे को वादा कर दिया है तो फिर उसी वजह से तुम अपने वर्ड्स में पीछे नहीं हट सकते हो। अब आतना सुनने के साथ ही जैसे आयरिस वहाँ पे चिल्लाता है हम देखते हैं उसके साइड में जो युग होती है वो वहाँ पे आ जाती है और उसको देख जो ऐसा होती है बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है अब ये क्या है। आतना बोलते है जो युग होती है वो दोबारा से अपने सैलमेंडर फॉर्म से चेंज होके अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और फिर वो बोल रही होती है मास्टर मेरे को बहुत ही ज्यादा भूख लगा है तो फिर मास्टर प्लीज मेरी मदद करिए। और वो देखे जो आयरिस होता है वो एजो से बोलता है इसको तो मेरी ज्यादा जरूरत है वो भी तुमसे, तो फिर अभी पहले मैं इसकी मदद करूंगा उसके बाद जाके मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा कुछ। और इतना बोलने के साथ ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही वहाँ से भाग के निकलता वो बोल रहा होता है युग तुम बहुत ही ज्यादा भूखे हो है ना, तो फिर मैं तुरंत ही जाके तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। और इतना बोलते हम देखते जो आयरिस होता है वो किचन में आके खाना बनाता वो सोच रहा होता है चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ वो भी खाना बनाने के लिए, लेकिन इसके बाद मैं क्या करूँगा अगर मैंने उसको वहाँ पे नहीं बचाया तो फिर वो पक्का से ही मारी जाएगी, तो फिर उसके मरने के बाद तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं रहेगा मेरे बॉडी के अंदर के पॉइजन को दूर करने के लिए, लेकिन क्या मेरे को सही में उसके साथ सेमेक्स करना पड़ेगा। और इतना सोचने के साथ ही जो आयरिस होता है वो वहाँ पे रोता हुआ चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है ना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते हम देखते युग वापस से उसके पास आ जाती है और फिर वो वहाँ पे आके सोच रही होती है मैं बिल्कुल भी सुबह का भी इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मेरे को जल्दी से अपने पावर को दोबारा से हासिल करना होगा, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करना चाहता तो फिर मेरे को खुद से जाके इसको फोर्स करना होगा। आत्मा बोलने के साथ ही जो ऐसा होते वो तुरंत ही पीछे से आके आयरिस को वहाँ पे हक कर लेती है और वो देख के जो आयरिस होता है वो चिल्लाता हुआ ऐजो को छुड़वा के तुरंत ही वहाँ से बाहर की तरफ चले जाता है। और वो देख के जो ऐसा होते है बहुत ज्यादा गुस्से में सोच रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये जो ह्यूमन बॉडी है ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और मेरे पास तो बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है उसको यहाँ पे सप्रेस करने का। आत्मा बोलते जैसे हम देखते आयरिस बाहर की साइड में पहुँचता है वो देखता जो युग होती है वो टॉयलेट में जाके वहाँ के क्लीनर को पी रही होती है और वो देख के आयरिस बोल रहा होता है ये तो टॉयलेट क्लीनर को पी रही है अभी, तो फिर कहीं ये बीमार ना हो जाए। आत्मा बोलने के साथ आयरिस तुरंत ही उसको खाना दे देता है और उसको खाना देने के तुरंत बाद ही एजो वहाँ पे आके आयरिस को बोल रही होती है तुमने तो ऑलरेडी इसके लिए खाना बना दिया है तो फिर अब मेरी बारी है। अब वो सुन के जो आयरिस होता है उसको रोकता हुआ बोल रहा होता है एक मिनट रुको शांत हो जाओ तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जो एजो होती है वो तुरंत ही आके आयरिस को पकड़ के बोल रही होती है अब मेरे को बिल्कुल भी तुम्हारे को एक्सक्यूजेस को नहीं सुनना है और मेरे को इसी टाइम तुम्हारे साथ समेक्स करना है। और इतना बोलने के साथ ही जो एजो होते वो तुरंत ही आयरिस के सारे कपड़ों को गायब कर देती है, लेकिन उसी सेम टाइम में जो आयरिस होता है उसका जो वेपन होता है वो भी वापस आ चुका होता है और फिर उसका जो सिस्टम होता है उसका एक नया मिशन देता है कि उसको रोड में भागते हुए 33 लोगों को वेव करना है। और वो देखे जो आयरिस होता है वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है तुम डॉग सिस्टम में अभी इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन इतना सुनते उसका जो सिस्टम होता है उसको बोलता है अगर होस्ट ने ये मिशन पूरा करा तो फिर उसको रिवर्स एडवांस पैराडाइज में बुला लिया जाएगा। और इतना बोलती जैसे उस पैराडाइज का दरवाजा खोलता हम देखते अंदर साइड को बहुत सारे आदमियों को जो कि वहाँ पे आयरिस को बुलाते हुए बोल रहे होते हैं कम ऑन बेबी यहाँ पे आओ जो हम सभी मिलके साथ में खेलते हैं। और ये देखने के साथ जो आयरिस होता है उसका तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है ये तो इससे भी बहुत ही ज्यादा भयानक है और मैं इतने छोटे से कवर के साथ अपने स्वॉर्ड को कैसे कवर करूंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरा सब कुछ वहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा। और इतना सोचने के साथ ही आयरिस होता है वो तुरंत ही वहाँ से निकलता हुआ बोलता है युग तुम उसका ख्याल रखो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ वापस। और वो देख के जो युग होते वो सोच रही होती है वाह क्या ह्यूमन नॉर्मली इस तरीके से बाहर घूमने के लिए जाते हैं क्या। लेकिन साइड में जो एजो होती है वो भी सोच रही होती है अब मेरे को सुबह तक का यहाँ पे इंतजार करना होगा। और इतना बोलते वापस हम देखते आयरिस को जो कि छोटे से कपड़े को मुंह पे बांध के बोल रहा होता है अब बस मेरे पास यही चॉइस है। और इतना बोलने के साथ ही जो आयरिस होता है वो बड़े स्पीड में वहाँ पे नेकेड होके भागने लग जाता है। अब वो बोल रहा होता है किसी को भी मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ, तो फिर चलो अब मैं सीधा प्लाजा की तरफ चलता हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे अभी और उसी वजह से मेरा जो मिशन है उसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर पाऊंगा मैं वहाँ पे।
लेकिन इतना बोलते दुआ से हम देखते वहाँ पे उस बॉस गाना को, जो कि सिटी के अंदर घूमते बोल रहे होते, डैम वो ह्यूमन तो सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट था, लेकिन मैं ऑलरेडी सेंस कर पा रही हूँ उसके प्रेजेंस को, वो भी इस एरिया के अंदर। और ना बोलते दुआ से हम देखते हैं आयरस को, जो कि प्लाजा में पहुंच के वहाँ पे खड़े होके सभी को हाथ दिखाता हुआ बोल रहा होता है, सभी लोग मेरी तरफ देखो, इधर देखो तुम सभी। और इतना सुनते हम देखते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे आयरस की तरफ देख के बोलने लग जाते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा वाला पर्वत है और ये यहाँ पे नेकेड होके क्या करना चाह रहा है, तो फिर को जल्दी से यहाँ पे पुलिस को बुलाओ और उसको पकड़वाओ उनको। और इतना सुनने के साथ ही जो आयरस होता है वो तुरंत ही वहाँ से भाग के मार्केट के इलाके में जाता हुआ सभी को वेव कर रहा होता है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। वहाँ तो हम दुआ से देखते वहाँ पे युग को, जो कि बोल रही होती है, और शिट यहाँ पे कोई आ गया है। उतना बोलने के साथ ही वह तुरंत ही अपने सैलेमेंडर फॉर्म में वापस चली जाती है और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते वहाँ पे साइडल आ जाती है, जो कि वहाँ पे आके बोल रही होती है, ओह एज़ुसामा फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया, तो फिर जल्दी से यहाँ से चलिए क्योंकि ये जो इलाका ये हीरो गिल्ड का है, तो फिर इसी वजह से ये जगह आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इतना सुनते जो एज़ो होती है वो बोलती है, ना तुम्हें कोई भी चिंता करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी अभी सुबह होने वाला है, लेकिन अभी तुम जल्दी से यहाँ से जाके उस ह्यूमन को मेरे लिए ढूंढो और फिर जैसे ही सनराइज होगा तुम तुरंत ही अपने बॉडी के अंदर से ब्लड को ग्राउंड में ड्रॉप करना, फिर मैं तुरंत ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी और फिर वहाँ आने के बाद मैं उस ह्यूमन के अंदर से मैं जो हार्ट के एसेंस है उसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगी। आत्मा सुनने के साथ जो साइडल होते है वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है और फिर वो आयरस को ढूंढते हुए सोच रही होती है, जैसे ही एज़ुसामा उस ह्यूमन के अंदर से एसेंस को एक्सट्रैक्ट कर लेगी तब उसके बाद उस ह्यूमन का क्या होगा, क्या वो भी ब्लड में बदल जाएगा क्या। लेकिन इतना सोचने के साथ ही हम देखते वो मार्केट में पहुंच जाती है और वहाँ आने के साथ वो नीचे देखती है जो आयरिस होता है उसका बहुत सारे लोग पीछा कर रहे होते हैं और फिर जो आयरिस होता है वो भागता हुआ सोच रहा होता है, मेरा मिशन अभी तक आधा पूरा हो चुका है। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर आके वहाँ के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और ये जितने भी स्पाइडर होते हैं वो सारे के सारे सी रैंक के पियर्सिंग स्पाइडर्स होते हैं। और उन स्पाइडर को वहाँ पे देख के जो आयरिस होता है वो तुरंत ही वहाँ पे रुक के सोच रहा होता है, इतने ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट के अंदर इतने भयानक मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो फिर चलो अभी मैं इन लोगों के साथ फाइट करता हूँ, वो भी अपने मिशन को पूरा करते हुए। लेकिन होते में उसका जो सिस्टम होता है वो उसको बोलता है, तुम्हारे इस मिशन के दौरान तुम अपने किसी भी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो फिर उसी वजह से तुम अपने पहले के स्टैट एफ रैंक में पहुंच गए हो। और वो देख के जो आयरिस होता है बहुत ज्यादा हैरान सा हो जाता है, लेकिन उतने में उसका सिस्टम दोबारा से बोलता है, होस्ट तुम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने वेपन रिटर्न मिशन को पूरा करो। मगर होते में जो सिटी के अलार्म्स होते हैं वो सारे के सारे बजने लग जाते हैं, वो भी उस मॉन्स्टर के लिए, और वही अलार्म सुन के वहाँ पे बहुत सारे हीरोज आके उन स्पाइडर के ऊपर हमला कर देते हैं। और वही देख के जो आयरिस होता है उनको ताली मारता हुआ बोल रहा होता है, बहुत अच्छे ब्रेव हीरो, तुम्हारी वजह से हम जैसे लोग सेफ है अभी। और इतना बोलता है इस दुआ से वहाँ से भाग के जाने लगता है। और वो देख के वो जो हीरो था वो बोल रहा होता है, क्या तुम पागल वागल हो क्या, इतने भयानक फाइट के अंदर तुम अभी मेरे को ग्रीट कर रहे थे और क्या उस मॉन्स्टर ने तुम्हारे पैंट को गायब कर दिया है क्या। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही खुद को छुड़वा के उस हीरो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस हीरो को मार दे वहाँ पे कोई और एक हीरो आके उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है और फिर उसके तुरंत बाद ही हमें बताया जाता है कि ये जो बंदा होता है ये सिक्योरिटी टीम का लीडर होता है और उसका नाम कजक होता है और वो एक ए रैंक का हीरो होता है। और फिर होता है जो कजक होता है वो दूसरे वाले हीरो से बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे लिए इतना ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है क्या वो भी एक सी रैंक के मॉन्स्टर के साथ सामना करना। और इतना सुनते हम देखते साइड में और एक आदमी जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो भी हीरो गिल्ड का जिसका नाम चिराल्टोन होता है, वो बोल रहा होता है, बहुत अच्छा अभी तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर पा रहा हूँ। और इतना सुनते ही जो कजक होता है वो बोलता है, मिस्टर चर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमारे होते हुए कोई भी मॉन्स्टर आपके पास पहुंच भी नहीं सकता है। लेकिन इसके इतना बोलते हम देखते पीछे से गाना भी वहाँ पे आ जाती है और वहाँ आते वो बोल रही होती है, मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ वो भी उस ह्यूमन के सैंड को। और फिर तो हम देखते जो कजक होता है वो गाना को वहाँ पे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन होते में वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के गाना के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो गाना होती है वो बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज करके मुस्कुराते हुए कजक से बोल रही होती है, क्या तुम बस यही करना चाहते हो क्या, वो भी मेरे क्लोज पहुंच के। और इतना बोलने के साथ ही जो गाना होती है वो तुरंत ही अपने पॉइजन से कजक को इन्फेक्ट करके वहाँ पे खत्म कर देती है। और फिर वो बोल रहे होते ह्यूमन काइंड तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, वो लोग तो मेरे इतने छोटे से पॉइजन के सामने भी नहीं टिक पा रहे हैं। और इतना सुनते वहाँ पे जो दूसरा वाला हीरो होता है वो बोल रहा होता है, मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पे रोक के रख रहा हूँ, तो फिर तुम तुरंत ही मिस्टर चार को यहाँ से लेके निकल जाओ। और इतना सुनते हैं जो गना होते है वो बोल रही होती है, क्या तुम मेरे को यहाँ पे रोकना चाह रहे हो, तुम मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या यहाँ पे। और उसके इतना बोलते दुआ से हम देखते हैं आयरिस को जो कि दुआ से वहाँ पे भाग रहा होता है और उसको बस एक ही
आदमी को वेव करना होता है, वो भी अपने मिशन को पूरा करने के लिए। इतना बोलते ही वापस से हम देखते वहाँ पे घना को, जो कि एक एक करके वहाँ पे जितने भी हीरोज हो रहे होते हैं उन सभी को पॉइजन करके खत्म कर रही होती है। और फिर वो बोल रही होती है, जो नॉइज तुम लोग निकालते हो जब मैं तुम लोग को पॉइजन कर रही होती है, वो सुन के मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है। लेकिन क्या तुम और ज्यादा चिल्लाने नहीं वाले हो अभी, क्योंकि अभी तक भी मेरा मन नहीं भरा है। आता सुनते जो मिस्टर चार होते वो वहाँ पे डर के मारे चिल्लाते, वो बोल रहे होते प्लीज कोई मेरी मदद करो, बचाओ मेरे को बचाओ। आता सुनते हम देखते आयरस वहाँ पे आ जाता है और वो गाना को बोल रहा होता है, तुरंत ही उस आदमी को छोड़ दो तुम, ओए फैटमैन मेरी तरफ देखो तुम। आता सुनते जैसे मिस्टर चार आयरस की तरफ देखता है, उसका जो मिशन होता है वो भी पूरा हो चुका होता है। और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं आयरस के जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे के सारे वापस आ चुके होते हैं। और फिर उसके तुरंत बाद ही जो उसका सिस्टम होता है उसको बोलता है, होस्ट जल्दी से अपने कार्ड को चुनिए। उतना सुनते ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही वहाँ से कार्ड को चुन लेता है। और उस कार्ड को चुनने के साथ ही हम देखते उसको दोनों हाथों में साइलेंट डिवाइन फिंगर्स वेपन्स आ जाता है। और वो अपने इस न्यू वेपन के साथ अपने आसपास के जिन भी चीजों को छुएगा वो चीज तुरंत ही रिप्लेस हो जाएगा, वो भी अपने एनिमी के लॉक करे हुए बॉडी से। और फिर उसके बाद छूने के सेंसेशन को भी महसूस कर पाओगे। और फिर उसके बाद जब तुम्हारा एनिमी अपने दिल के गहराई से चीखेगा तब तुम्हारा जो स्किल साइलेंट फोर्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आना बोल रहे हम देखते घना को, जो क्या इसको देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोल रही होती है, ये तो वही ह्यूमन है, तो फिर जल्दी से मेरे को ये बताओ कि ऐसो सामा अभी कहाँ पे है। आतना सुनते जो आयरिस होता है उसको जवाब देता है, मैं उसको बिल्कुल भी हवाले नहीं करूंगा तुम्हारे। आतना सुनते गाना बोलते तो फिर ठीक है, मैं तुरंत तुमको यहाँ पे खत्म करके सुबह जाऊंगी उनको ढूंढने के लिए। आतना बोलती जैसे गाना उसके ऊपर अटैक करते हम देखते हैं जो आयरिस होता है वो तुरंत उसके अटैक को डॉज करता है, मगर उसका जो हाथ होता है वो नीचे जमीन में टच होते रहता है और उसी वजह से उसका जो फीलिंग होता है वो दूसरी तरफ गना को अपने बॉडी में महसूस हो रहा होता है। और फिर वो जैसे वहाँ पे चिल्लाती है जो आयरिस का साइलेंट वॉइस होता है वो ट्रिगर हो जाता है और फिर वो तुरंत ही जाके सीधा गना को हिट कर जाता है। और फिर उसके बाद जो गना होती है वो बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रही होती है, क्या इस ह्यूमन ने अभी मेरे को टच करा है क्या? लेकिन जैसे ही मैं चिल्ला रही हूँ कोई इनविजिबल सा चीज आके मेरे को हिट कर रहा है। लेकिन भले वो चीज इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर ये पक्का सी इसी ह्यूमन का एबिलिटी होगा। तो फिर ठीक है, मेरा जो बॉडी और मेरा जो सोल है वो बस एजो सामा को ही बिलोंग करता है। तो फिर उसी वजह से जो भी मेरे बॉडी को टच करेगा वो भी बिना एजो सामा के परमिशन के वो तुरंत ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और अभी मैं दोबारा से वैसा साउंड नहीं निकालने वाली हूँ। तो फिर अब मैं अपने हाथ में सारा पॉइजन इकट्ठा करके तुरंत ही तुम्हारे ऊपर हमला करके तुमको बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगी मैं। और फिर तुम्हें खत्म करने के बाद तुम्हारे बॉडी को मैं एजो सामा को गिफ्ट में दूंगी। आतना बोलने के साथ ही जो गना होती है वो तुरंत ही आके आयरिस के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जो आयरिस होता है वो तुरंत ही उसके अटैक को डॉज करता है और फिर जो उसका हाथ होता है वो दोबारा से जमीन में टच हो जाता है। और उसी वजह से हम देखते जो गना होती है उसको दोबारा से महसूस होने लगता है और फिर वो वहाँ पे बहुत ही तेज तेज कर चिल्लाने लग जाती है। और फिर उसके चिल्लाने के साथ ही वो जो इनविजिबल फोर्स होता है वो तुरंत ही जाके उसको दोबारा से हिट कर जाता है। और वो देख के जो आयरिस होता है वो लगातार ही अपने हाथ को किसी न किसी चीज पे मारने लग जाता है। और उसी वजह से जो गना होती है उसका भी हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होते रहता है। और वो बोल रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे को, और ये जो अटैक था ये पिछले वाले से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैंने दोबारा से वैसा नॉइस कैसे निकाल दिया? और क्या मैंने डिसाइड नहीं करा था कि मैं होल्ड बैक करूंगी? लेकिन इस बार तो उसने मेरे आर्म पिट को पकड़ा था और ये तो बहुत ही ज्यादा इची था मेरे लिए, लेकिन बस थोड़े से टाइम के लिए ही, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मजेदार था। और ये तो कुछ ऐसा है जो कि बस लॉर्ड एजो सामा ही कर सकते हैं, मगर ये जो ह्यूमन है ये भी सेम चीज कर पा रहा है, वो भी मेरे साथ। आतना बोलते हुए दोबारा से चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, लॉर्ड एजो सामा मेरे को माफ कर देना, लेकिन ये ह्यूमन आपके जैसे हरकतें कैसे कर पा रहा है? लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। ये छोटा मोटा सा ह्यूमन किसी नोबिलिटी की तरह क्यों कर पा रहा है? आतना बोलने के साथ ही जो गना होते वो तुरंत ही अपने सर पे बहुत ही तेज का मार के खून निकाल देती है और वो दोबारा से होश में आके बोल रही होती है, तो फिर ठीक है, मैं अपने सेंसेस में वापस आ गई हूँ, तो अब आप मेरे को माफ कर सकते हो, है ना एजो सामा? और फिर ये देख के दूसरे साइड जो आयरिस होता है वो बोल रहा होता है, ये मॉन्स्टर तो खुद के ऊपर ही अटैक कर रहा है, तो कहीं इसके अंदर कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है? लेकिन उसमें मैं दूसरे साइड जो गना होते वो इसको बोल रही होती है, तुम्हारा जो अटैक है वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, तो फिर ठीक है, उसी वजह से अब मेरे को भी सीरियस होना पड़ेगा। आतना बोलते जो गना होती है वो तुरंत अपने हाथ में एक ब्लैक स्वॉर्ड को समन कर लेती है। और वही देख के जो आयरिस होता है वो सोच रहा होता है, पहली बारी मैंने इसको चेस्ट को पकड़ा था, दूसरी बार इसके आर्म पिट को, तो फिर इस बारी तो पक्का इसका बैक होगा। और इतना बोलने के साथ ही जो आयरिस होता है वहाँ से भागने लग जाता है और वो देख के
जो गना होती है उसका पीछा करते हुए बोल रही होती है, क्या हो गया, अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। आज न बोलने के साथ ही जो गना होते है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड के साथ आयरिस के ऊपर हमला कर देती है पीछे से। लेकिन जो आयरिस होता है वो भी बड़े स्पीड के साथ उसके अटैक को डॉज करता हुआ बोल रहा होता है, मेरा जो एबिलिटी है वो तुम्हारे से बहुत ही ज्यादा हाई है, तो फिर उसी वजह से मैं तुमको बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगी मेरे को ऑफ गार्ड पकड़ने के लिए। अब वो सुन के गना बोलते है, मेरे को पता है, और इतना बोलते ही वो तुरंत ही अपने स्पाइडर वेब को शूट करके आयरिस को दीवार में चिपका देती है। और फिर जो आयरिस होता है उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है उस स्पाइडर वेब के अंदर से निकलने में। और वही देखे जो गना होती है उसके ऊपर दोबारा से अटैक करते हुए बोल रही होती है, तुम इसके अंदर से निकल नहीं सकते हो तो फिर आप मारो। लेकिन होते में जो आयरिस होता है वो अपने एक हाथ को बाहर निकाल के तुरंत ही दीवार को पकड़ता हुआ बोल रहा होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर ये जो जगह है ये इस मॉन्स्टर के थाई के बीच का है। आज न बोलते हम देखते गना को दोबारा से महसूस होने लग जाता है, वो भी आयरिस के हाथ को, वो भी अपने थाई के बीच में। लेकिन इस बार जो गना होती है वो तुरंत ही अपने मुंह को बंद करके खुद को चिल्लाने से रोकने लग जाती है। और वो देख के आयरिस भी बहुत ही तेज तेज का अपने हाथ से पकड़ने लग जाता है। मगर जो गना होती है वो इस बार बिल्कुल भी हार नहीं मानती और वो 1% ही बस चिल्लाती है वहाँ पे। और फिर उसकी थोड़ी देर बाद जो गना होती है वो आयरिस को बोल रही होती है, इस बार मैंने खुद को रोक के रख लिया और उसी वजह से जब तक मैं यहाँ पे नहीं चिल्लाऊंगी तब तक मेरे ऊपर कोई अटैक भी नहीं होने वाला। लेकिन इतना बोलती जैसे वो अपने सामने की तरफ देखती है वहाँ से आयरिस गायब हो चुका होता है। ये क्या, वो ह्यूमन अचानक से कहाँ गायब हो गया। आतना बोलते हम देखते आयरिस को जो कि पीछे खड़े होके बोल रहा होता है, किसने बोला कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। और वो सुन के जो गना होती है वो बोलती है, कितने ज्यादा मूर्ख हो तुम, मैंने तुम्हारे सारे अटैक मूव्स का पता लगा लिया है, तो फिर उसी वजह से तुम्हारे पास अभी एक चांस था वो भी यहाँ से भागने का, लेकिन बस अभी ये बचा है कि मैं सिंगल हैंडली तुमको यहाँ पे डोमिनेट करने वाली हूँ। आतना बोलने के साथ जो गना होती है वो तुरंत ही अपने मुंह को खुद के स्पाइडर वेब से बंद कर देती है। और फिर वो मनी मन सोच रही होती है अब इसका कोई भी अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है। लेकिन वो देख के जो आयरिस होता है उसको बोल रहा होता है, जिस पार्ट में तुमने अभी महसूस करा वो तुम्हारे थाई के बीच का इनर पार्ट था, है ना। और उसकी बात सुनकर जो गना होती है वो शर्माते हुए सोच रही होती है, कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग ह्यूमन है, ये तो हर चीज के ऊपर नोटिस कर रहा था। और फिर तुम्हारी दोबारा से बोल रहा होता है, हाँ ये तो पक्का हो गया, जिस तरीके से मैंने अरेंज करा है वो भी तुम्हारे बॉडी के प्रोपोर्शंस को, तो फिर अब ये बैटल इस तरीके से होगा जब एक साइड दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट करने वाला है, तो फिर अब मैं एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक को लॉन्च करने वाला हूँ वो भी तुम्हारे बॉडी के ऊपर। अब मैं तुम्हारे बॉडी के एक सेंसिटिव पार्ट को ढूंढ के रहूंगा जिससे कि तुम एकदम पागल की तरह ही हो जाओ। लेकिन इतना सुनते जो गना होते वो तुरंत ही आयरिस की तरफ बढ़ते हुए बोल रही होती है, मैंने इसके सारे अटैक को अभी देख लिया है तो फिर उसी वजह से मैं अब इसके किसी भी अटैक से चिल्लाने नहीं वाली हूँ। और इतना बोलते हम देखते जो आयरिस होता है वो भी बड़े स्पीड में गना की तरफ बढ़ता हुआ अपने पावर्स को वहाँ पे इस्तेमाल करने लग जाता है। और उसी पावर से जो गना होती है वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव महसूस करने लग जाती है। लेकिन वो मनी मन सोच रही होती है, ना मैं अभी बिल्कुल भी चिल्लाने नहीं वाली हूँ, लेकिन इस बार जो मेरे को फीलिंग आ रहा है वो बिल्कुल ही अलग है जो कि मेरे को पहले आया था उससे। और अब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये फीलिंग एकदम मेरे दिल के नीचे से आ रहा है, लेकिन मेरे को किसी भी तरीके से इसको रोक के रखना होगा। तो फिर लॉर्ड एजो, भले ये मेरे दिल के गहराई से ये फीलिंग निकल के आ रहा है मगर मैं इसको सहन करके रहूंगी और मैं आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगी क्योंकि आप अभी भी मेरे दिल के अंदर हो और इस लेवल के प्रेशर को मैं आपसे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। और इतना बोलती जैसे वो दुआ से आयरिस की तरफ बढ़ने लग जाती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जो आयरिस होता है वो अपने दोनों हाथों का वहाँ पे इस्तेमाल करने लग जाता है। और जैसे हम देखते जो गना होती है वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्लेजर को फेल करने लग जाती है और फिर वहीं पे रुक के बोल रही होती है, ये फीलिंग ये तो मेरे दिमाग में चढ़ते जा रहा है। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते वो जमीन में गिर जाती है। और यही सब चीजें वो जो वाइस प्रेसिडेंट 4 होता है वो देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ये क्या, वो जो मॉन्स्टर वो तो नीचे जमीन में गिर गया और वो तो वहाँ पे गिरे हुए बहुत ही अजीब अजीब साउंड्स को निकाल रही है और उसको देख कर तो मैं भी इस ट्रिक को सीखना चाहता हूँ अभी। मैं दोबारा से जो गना होते है वो बोल रही होती है, ये ह्यूमन ये सब कैसे कर पा रहा है और ये फीलिंग तो मेरे एकदम दिल के गहराई से बाहर निकल के आ रहा है और ये तो इतना ज्यादा अच्छा है जिसको मैंने पहले कभी भी फील नहीं करा। और अभी जो लॉर्ड एजो का इमेज है वो भी धीरे धीरे गायब होता जा रहा है मेरे नजरों के सामने से, तो फिर मेरे को जल्दी से ये सब रोकना होगा जिससे ये सब फीलिंग आ रहा है वो भी मेरे अंदर, क्योंकि बस मैं लॉर्ड एजो को ही बिलोंग करती हूँ, तो फिर उसी वजह से मैं कोई भी साउंड अभी नहीं निकाल सकती हूँ। और इतना बोलते हम देखते हैं इसको जो कि बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो भी बोल रहा होता है, ये क्या, इसने तो चिल्लाने का आवाज बिल्कुल भी नहीं निकाला अभी,
तो अब मेरे को लग रहा है कि वो जो एक्साइटमेंट था वो इतना ज्यादा काफी नहीं था। लेकिन इतना बोलते हम देखते जो गना होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर के जितने भी पॉइजन्स होते हैं उनको अपने स्वॉर्ड के साथ फ्यूज कर लेती है। और फिर वो आयरिस की तरफ बढ़ते हुए बोल रही होती है इस बार मैं फॉल डाउन नहीं होंगी जल्दी से। लेकिन आयरिस भी इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाला था, वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों को दीवार में रगड़ने लग जाता है। और जिससे हम देखते हैं जो गाना होते वो दीवार से नीचे जमीन में गिर जाती है और वो वहाँ पे चल भी नहीं पा रही होती है, वो भी उस प्लेजर की वजह से। और वो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए बोल रही होती है मेरे को जल्दी से इसको यहाँ पे खत्म करना होगा, नहीं तो जो लॉर्ड एजो है वो मेरे दिल के अंदर से गायब हो जाएंगे। और इतना बोलने के साथ ही जो गाना होते वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को फेंक के मारती है आयरिस की तरफ। लेकिन जैसे ही आयरिस उसके स्वॉर्ड को डॉज करता है जो गना होती है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने पॉइजन को वहाँ पे रिलीज कर देती है। और उसके तुरंत बाद वो जो पॉइजन होता है उस पूरे जगह में फैल जाता है। और वही देख के गना बोल रही होती है अब तुम यहाँ से बच के नहीं निकल सकते हो। और उसके थोड़ी देर बाद गना देखती है कि वहाँ पे आयरिस के बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं बचा हुआ होता है। और वही देख के वो बोल रही होती है इतने क्लोज डिस्टेंस से तो वो बिल्कुल भी नहीं बच के निकल पाया होगा और अब तो उसके पूरा बॉडी ही मेरे टॉक्सिन से फैल गया होगा। तो फिर इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि वो जल्दी इस पूरे दुनिया से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर बोलते बोलते हम देखते जो आयरिस होता है उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के बच जाता है। और फिर वो गना को बोल रहा होता है जिस तरीके से तुमने अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करा था मेरे ऊपर उसी तरीके से ये ट्रिक तुम्हारा काम नहीं करने वाला। और वो देख के जो गना होती है वो बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है क्या इस ह्यूमन ने मेरे पॉइजन से बचने के लिए बिल्डिंग के ऊपर छलांग मार दिया। तो फिर यही पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, क्या आयरिस गाना को वहाँ पे डिफीट कर पाएगा या फिर गाना आयरिस को वहाँ पे खत्म कर देगी अपने पॉइजन से, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।